गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राजनीति विज्ञान के ऊपर जो हमने नोट्स बनाने प्रारंभ किए थे, उसके प्रथम चरण में हमने कुछ बुनियादी शब्दावलियों के बारे में व्याख्याएं की थी, जिसमें कि राष्ट्र राज्य के बारे में, उनके बीच में क्या अंतर है, सरकार के बारे में, उनका राष्ट्र राज्य से क्या अंतर है, इनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने एक वीडियो में राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, इनके बुनियादी अंतर देखे थे हमने। तो आज जो हम विषय लेके आए हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण, उसको समझने से पहले उन दो वीडियो को भी एक बार देख लेना ज़्यादा उचित होगा। एक गैप हो गया है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उस वीडियो को पहले देख लेंगे तो इसके कई शब्दावलियों को आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। अब ये जो आज का विषय लेके आए हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसमें बीए फर्स्ट ईयर में और एमए फाइनल ईयर में शामिल है। ये विषय फाइनल ईयर जो एमए का है उसमें ये प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल है, अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह शामिल है। और ये ऐसा विषय है जिसको आप किसी भी कक्षा से निर्धारित नहीं कर सकते या किसी कक्षा तक सीमित नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि ये जो राजनीति विज्ञान का बुनियाद है, ये राजनीति परंपरागत दृष्टिकोण है, ये आपको राजनीति विज्ञान को समझने की सबसे पहली अवधारणा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि राजनीति विज्ञान का विकास किन चरणों में हुआ, उसमें परंपरागत दृष्टिकोण है, उसमें आधुनिक दृष्टिकोण है, तो आप उसके आगे की शब्दावलियों को समझने में बहुत टफ हो जाएंगे। या ये कहें कि आगे आने वाली जो भी शब्दावली हैं वो इन दोनों कैटेगरी के अंतर्गत विभाजित होगी, या तो परंपरागत या आधुनिक दृष्टिकोण। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का नहीं है, मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का है। तो मैं बिल्कुल कम शब्दावलियों में, और जैसे कि मेरे पॉइंट्स आपने देखे हैं हर बार, मैंने बहुत ही कम शब्दों में 5 या 6 शब्द या 10 शब्द, इससे ज़्यादा की मैं लाइन बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ताकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर सको। इसको हम पढ़ने की वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं कि एक होता है कि आप एक ही चैप्टर पे 20 पेजों का एक नोट्स बना लो, फिर उस लास्ट में क्या होता है, आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाते हो। और एक चीज़ होता है कि आप एक किसी भी विषय, जैसे आज का विषय जो हमने लिया है परंपरागत दृष्टिकोण, तो परंपरागत दृष्टिकोण के ऊपर ही आप मात्र 5 या 6 पॉइंट याद कर लो, या 5 या 6 शब्द याद कर लो कि ये बुनियादी शब्द क्या हैं, है ना। तो उसके ऊपर अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो उन 5 शब्दों को लिख देना, उस पर लाइन बना देना। बीच का आंसर आएगा तो उन 5 शब्दों के बारे में एक एक लाइन लिख देना, और बड़ा आंसर आएगा तो उन 5 के बारे में एक एक टॉपिक बनाकर, ये एक एक सब टॉपिक बनाकर उनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिख देना। अंतर बस इतना ही है। चीज़ें आपको 5 या 6 चीज़ें याद रखनी होती है, बस उसी को ही आपको व्याख्यायित करना होता है। अगर कम शब्दों में करना है तो उसको बिल्कुल संक्षेप में लिखना है, मीडियम स्तर पर करना है तो एक एक लाइन में लिखना है, और बड़े स्तर का क्वेश्चन आए उसको लिखना है तो उसको थोड़ा व्याख्यायित करके लिखना है, या एक एक पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान क्या है ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा समय देने से बेहतर है कि आप पुरानी वीडियो में देख लेना। तो हम सीधे विषय पे आते हैं, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। वैसे तो जब से राजनीति विज्ञान को स्थापित रूप से, या एक कहेंगे एक व्यवस्थित रूप से पढ़ने की कोशिश की गई है 2500 साल से पहले से, तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, तब से लेकर द्वितीय विश्व कब हुआ था, 1939 से 1945। इस दौरान जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो परंपरागत दृष्टिकोण की कहा जाता है। आप इसको बिल्कुल एक ये मत मान लेना कि एक सीमा रेखा है कि इसके पहले जो भी आएगा वो सारे का सारा परंपरागत हो, उसके बाद आधुनिक हो जाएगा। नहीं, आधुनिक का जो प्रचलन हुआ था ना, आधुनिक का जैसे अपन अगले वीडियोस में बात करेंगे, आधुनिक का प्रचलन पहले से होने लग गया था, उसकी छवि पहले से दिखने लग गई थी। 1908 के आसपास इंग्लैंड में जब ग्राम वालस का और इनके अपने बुकें छापी थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स वगैरह, तब से इसका प्रादुर्भाव हो चुका था। परंतु एक लाइन हमको देनी पड़ती है जिसके आगे पीछे हम देख सकें कि इससे पहले का प्रचलन कौन सा था, इसके बाद का प्रचलन कौन सा था। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मुख्य रूप से प्रचलित रही वो आधुनिक थी, और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो मुख्य रूप से प्रचलित रही परंपरागत थी। अब दिक्कत क्या हुई है कि आधुनिक वाले परंपरागत की बहुत आलोचना करते हैं, वो कुछ आलोचनाएं सही भी हैं, परंतु आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि आज के टाइम पर अगर आपके पास आधुनिक दृष्टिकोण है तो आप परंपरागत को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण जिन मूल्यों को लेकर चल रहा है उसकी बुनियाद परंपरागत में छुपी हुई है, या कहें कि आधुनिकता के पास पहुंचने के लिए हमें उन्हीं परंपरागतों के चरणों से निकलना पड़ेगा। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण उतना ही आवश्यक है जितना आधुनिक दृष्टिकोण आवश्यक है। अब परंपरागत दृष्टिकोण स्पेशली राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो
इनका क्रमिक जो विकास है उसको पढ़ने के लिए परंपरागत से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब परंपरागत तो उसमें क्या बात है, ये तो बिल्कुल सरल शब्दों में समझते रहते हैं। जो राज्य, केवल राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध, इनकी बातें करता है, वो जो दृष्टिकोण है वो है परंपरागत दृष्टिकोण। आप प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली से लेकर अभी तक मार्क्स वगैरह, इनमें ये अधिकतर राज्य सरकार संस्थाओं की बात करते हैं, ठीक है। इनके अध्ययन में इन्हीं की बात होती है। तो राज्य सरकार और इनकी संस्थाओं के अध्ययन, या राज्य के जो अंग हैं क्या हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये अंग कौन कौन से हैं, इन अंगों के कार्य क्या हैं, इनमें एक दूसरे के से संबंध क्या है, इसके अलावा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सब एक तरह से औपचारिक अध्ययन है। औपचारिक मतलब जो लिखित रूप में है, उनके कार्य लिखित रूप में, उनका अध्ययन करना। और एक संस्थागत अध्ययन, जैसे मैंने आपको इस लाइन में लिखा है संस्थागत अध्ययन। संस्थाएं क्या है, यही संस्थाएं, राज्य सरकार, राज्य के जो अंग हैं वो संस्थाएं, उसके तहत जो काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही है वो सब संस्थाएं इनके तहत काम करने। मूल अधिकारों को लागू करने वाली कौन सी संस्थाएं, वो संस्थागत अध्ययन। तो कहने का मतलब है कि इन संस्थाओं का जब हम सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, इनके कार्यों को अध्ययन करते हैं, तो वो परंपरागत दृष्टिकोण में आता है। अब दूसरी बात क्या होती है, ये तो केवल औपचारिकता की बात होगी। दूसरी बात क्या होती है, जितने भी दार्शनिक अध्ययन हैं, नीति शास्त्रीय अध्ययन हैं, पहले के टाइम पे परंपरागत रूप से जितने हुए हैं, जैसे प्लेटो का दार्शनिक अध्ययन था, इस तरीके से, तो वो भी इसमें ही शामिल होता है परंपरागत दृष्टिकोण। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है पर बल नहीं देते, वो क्या होना चाहिए पे मतलब देते हैं। जैसे राज्य क्या है इससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, राज्य कैसा होना चाहिए इससे उनको ज़्यादा मतलब है। जैसे कि अब प्लेटो का जब अपन अध्ययन करते हैं तो वो दार्शनिक राजा की बात करता है। दार्शनिक राजा बताता है कि आदर्श राजा कैसे होना चाहिए, आदर्श दार्शनिक राजा कैसे होना चाहिए, उसे क्या कार्य होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए पे बल करते हैं। और आपको पता है कि जो भी आदर्शों की बात करता है, जो भी चाहिए की बात करता है, वो मतलब मूल्यों को महत्व देता है, मतलब वैल्यूज़ को। अब वैल्यूज़ को आप एक चीज़ डिफाइन, ये वैल्यूज़ को एक चीज़ समझने की और चीज़ है। वैल्यू में हम मुख्यतः ये देखते हैं क्या उचित है और क्या अनुचित है। जैसे अपन नीति शास्त्र बोलते हैं या नैतिकता बोलते हैं, नैतिकता में हम क्या देखते हैं कि नैतिक रूप से क्या उचित है, नैतिक रूप से क्या गलत है। दार्शनिकता में भी क्या बोलते हैं, तो दार्शनिक रूप से क्या सही है और दार्शनिक रूप से क्या गलत है, ठीक है। अब क्या सही है क्या गलत है, ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। जो भी चीज़ हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो जाती है उसको बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। और जो चीज़ सभी के लिए समान रहती है, जैसे अपन साइंस की बात करते हैं, साइंस में क्या होता है, एक कोई घटना हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक सुना होगा कि ऊपर से हम सेब पटकते हैं तो सेब नीचे जाके ही गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो वो तथ्य हर जगह सही है। आप कहीं भी जाके, इस पृथ्वी पर कहीं भी जाके उसको फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, ठीक है। तो वो जो घटना हुई है उसके पीछे कारण सेम है, तो मतलब सबके लिए समान है, तो वो होता है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। पर कोई ऐसी चीज़ हो जो हर जगह के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से चेंज हो रही है, तो वो होता है उसका व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से चेंज हो रही है। और ये व्यक्ति के हिसाब से चेंज कब होती है, जब हम मूल्यों की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ आज के टाइम पे किसी एक देश के लिए, जैसे आपने एक सुना होगा, कोई एक है किसी देश के लिए वो क्रांतिकारी कहलाता है और किसी देश के लिए वो आतंकवादी कहलाता है। एक ही व्यक्ति है, उसका अध्ययन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से हुआ, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हुआ। या आप एक ही देश में देख लीजिए, आपके देश में ही अगर आप कोई नेता की बात करें, कोई उसके समर्थन में है, कोई उसके विपक्ष में है, या किसी संस्था की बात कर लें, कोई उसके समर्थन में है, कोई विपक्ष में है, तो मूल्यात्मक रूप से वो चेंज हो गया, क्योंकि उचित और अनुचित की व्याख्याएँ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। तो हमने अभी तक क्या बात की है, परंपरागत दृष्टिकोण पहली बात द्वितीय विश्व से पहले प्रश्न में था। दूसरा, ये औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बात करता है। तीसरा, ये क्या होना चाहिए पे बल देता है। चौथा, मूल्यों को महत्व देता है, मतलब व्यक्तिनिष्ठता पे बल देता है। अब इन सभी को जो शाब्दिक रूप से हम कहते हैं ना, जैसे मैंने जब कहा औपचारिक संस्थागत अध्ययन कहता है, तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि ये संस्थाओं के बारे में करता है, ये संस्थागत पद्धतियों का प्रयोग करता है। जब हम राज्य सरकार की तुलना की बात करते हैं, हम कहते हैं ये तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। जब हम कहते हैं कि मूल्यों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार, और जब हम कहते हैं कि राज्य क्या क्या काम करता है और सरकार क्या क्या काम करती है, क्या क्या निर्धारित काम वो करते हैं, तो हम कहते हैं ये विधिक अध्ययन भी कर रहा है, क्योंकि वो विधि में जो लिखा हुआ है उनका काम वो कर रहा है। तो इस प्रकार ये पूरा अध्ययन है वो, अगर हम दोबारा शब्दावली में कहा है, तो दार्शनिक, तुलनात्मक, विधिक, सैद्धांतिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया के क्वेश्चन पेपर में, तो ये इतना स्पेसिफिक होके नहीं आता है क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
या किसी भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपका ऑप्शनल होता है ये वगैरह उसमें, तो ये स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं उनके बारे में आपको डिटेल में जानना जरूरी है कि कैसे दार्शनिक होता है, तुलनात्मक होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ऐतिहासिक अध्ययन होता है ना, या ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, वो भी इसमें होता है। अब ये जिन भी पद्धतियों का मैंने नाम बताया है वो सब के सब आदर्श व मूल्यों पर जोर देती है। और आदर्श और मूल्य अपनी प्रकृति से क्या होते हैं, व्यक्ति सापेक्ष, जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति के अलग होंगे। इसीलिए इनका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, आदर्शवादी अध्ययन और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, है ना। इसी वजह से इनकी पद्धति भी अवैज्ञानिक बन जाती है, क्योंकि अवैज्ञानिकता किसे बोलते हैं, जो ताकि अवैज्ञानिक कौन सी चीज़ होगी जो हर जगह अलग अलग हो जाए, है ना, जिनका हम क्रमबद्ध तार्किक अध्ययन ना कर पाए, वो अवैज्ञानिक हो गई। अब जब मूल्य अलग अलग होंगे तो आप उनका कैसे वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे, वो तो सबके लिए अलग अलग हैं, तो उनके लिए ना कोई एक पीछे कारण है, एक घटना का अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या नहीं। अब मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, और एक होता है अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासन को जो शब्दावली होती है अपने किसी भी सब्जेक्ट की शब्दावली होती है, तो अनुशासन को आप सब्जेक्ट के रूप में लो। पॉलिटिकल साइंस एक अनुशासन है, इकोनॉमिक्स एक अनुशासन है, ये सब अपने अपने एक सब्जेक्ट हैं, एक अनुशासन है, ठीक है। जो विषय अपने आप को पूर्ण माने, जो विषय अपने आप को पूर्ण माने और ये माने कि नहीं हमें तो अन्य किसी भी सब्जेक्ट से सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अनुशासनात्मक होता है। और जब कोई विषय ये माने कि नहीं हमें अन्य विषयों से भी सीखने की आवश्यकता है, तो वो कहलाता है अंत्य अनुशासनात्मक, मतलब एक दूसरे के अनुशासन से सीखना, एक दूसरे के विषय से सीखना, एक दूसरे के सब्जेक्ट से सीखना, ये डिफरेंस है। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके साथ एक चीज़ क्या थी, उन्होंने अपने विज्ञान को पूर्ण माना या अपने राजनीतिक विज्ञान को पूर्ण माना। जैसे कि आपने अरस्तु को मानते हो, वो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता किसको देता है, राजनीति को या राज्य को। अब वो राज्य को इतनी प्राथमिकता देता है कि वो सब समस्याओं का हल अपने स्तर पर कर सकता है, तो वो अन्य किसी भी विज्ञान या अन्य किसी भी सोशल साइंस की मदद लेना उचित नहीं समझता है, तो वो अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। तो दोबारा रिवाइज करें अपन, मैंने कहा था 5 से 6 के की टर्म में आपको उसको पूरा याद रखना है। पहला द्वितीय विश्व से पहले प्रचलन में पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं ये याद रखना, ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक, विधिक, जो भी है, दार्शनिक वगैरह तो अपन बोल लिया वो। तीसरा क्या होना चाहिए पे बल देता है। चौथा मूल्यों को महत्व देता है। पांचवा अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अब बड़ा क्वेश्चन आया तो इसको बड़ा करके लिखना है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें अपने बोली इसमें क्या है कि परंपरावादी जो विचारक हैं वो राज्य, संस्थाओं, घटनाओं, राजनीतिक अवधारणाओं जिनका भी अध्ययन करते हैं ना, उनके केंद्र में क्या रहता है, दर्शन, आदर्श, नैतिकता। वो इसको केंद्र में रख के ही सब कुछ अध्ययन करते हैं। और जो भी दर्शन, आदर्श, नैतिकता को केंद्र में रखेगा वो हमेशा चाहिए की बात करेगा, और वो हमेशा एक अच्छे समाज, अच्छे व्यक्ति, अच्छी सरकार की बातें करेगा। ये मतलब मानव जीवन को इस पृथ्वी पर और भी भौतिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाना है, सुख में बनाना है, इस तरीके से बात करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, जब हम परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक बोलते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है कि आप प्लेटो से लेकर आज तक के विचार लिख दो। उन लोगों ने अपने समय के सापेक्ष में, जैसे कि प्लेटो अरस्तु का टाइम क्या था, यूनान के समय का था, फिर बाद में इटली के टाइम का आया, वहाँ भी अध्ययन होने लगे, उसके बाद में फ्रांस का हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के विचारकों को आप सब परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक बोल दो। परंपरागत दृष्टिकोण की को देने वाले विचारकों में से एक कहलाते हैं, परंतु मुख्यतः हम उन विचारकों को शामिल करते हैं जिन्होंने इस चीज़ का बहुत ही व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है। व्यवस्थित रूप से मतलब उन्होंने पहले से लेकर यूनान के समय से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक के बीच के समय को परंपरागत दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो इन विचारकों में हम गॉर्नर, गिलक्राइस्ट वो गॉर्नर की जगह गार्डनर भी बोलते हैं, गॉर्नर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। लिकॉक को लेकॉक भी बोलते हैं, लिकॉक भी बोलते हैं। इस तरह गैटियल, लॉस्की, पोलाक। अब इसमें आपको सारे विचारक याद करने की जरूरत नहीं है। मेन गॉर्नर, गिलक्राइस्ट, लॉस्की, इनकी बात कर सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें से कोई राज्य क्या है इस पर बल देता है, कोई सरकार क्या है राज्य कैसा होना चाहिए इस पर बल देता है, कोई सरकार कैसी होनी चाहिए इस पर बल देता है, कोई दोनों के संयुक्त अध्ययन पर ज़्यादा बलता है। तो सब ने किसी न किसी सेंटर को मान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। तो इस तरीके से हम परंपरागत दृष्टिकोण के की टर्म्स को याद रख के उनका पूरा विशेष अध्ययन कर सकते हैं। इससे अगले वीडियो में मैं आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बताऊंगा। फिर आधुनिक दृष्टिकोण किस तरीके से 2 भागों में विभाजित हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो
अभी के लिए बस इतना ही। इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा और इससे पहले इसके जो विचारक थे, ये इससे पहले इससे संबंधित जो शब्दावलियों के 2 वीडियोज़ बनाए गए थे, उनको भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि स्पष्टीकरण ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।